हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। बिहार समग्र जो केबीसी नैनो की बुक आती है उससे ज्योग्राफी हम अभी पढ़ रहे हैं। उसका ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो है ये। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का एक वीडियो बिहार समग्र का कंप्लीट करवा दिया है। आज हम पढ़ेंगे जलवायु एवं मृदा। और बिहार समग्र में मैंने हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा दिया है, एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न तीनों। इसके अलावा घटना चक्र साइंस का अगर किसी को एमसीक्यू प्रैक्टिस करना हो तो अपलोडेड है, जाके देख सकते हो। घटना चक्र से हिस्ट्री, घटना चक्र से ज्योग्राफी, तो ये तीनों आपको फ्री में वीडियो में मिल जाएंगे, एक एक क्वेश्चन। और हिस्ट्री के मैंने कुछ लेक्चर लिए हैं, जिसको जाके देखना, अगर पसंद आए तो बताना। और भी लेक्चर मैं आगे लूँगा। आज पढ़ते हैं जलवायु एवं मृदा। किसी भी स्थान के वातावरण, ये इंट्रोडक्शन है, वातावरण की दीर्घकालिक स्थिति जलवायु कहलाती है। दीर्घकालिक स्थिति क्या कहलाती है? जलवायु। और अल्पकालीन मौसम कहलाती है। मौसम रोज बदल सकता है, लेकिन जलवायु दीर्घकालिक स्थिति होती है, जल्दी नहीं बदलती है ये। ओके, तो जलवायु में भी अन्य राज्यों की तरह क्षेत्रीय विविधता दिखाई देती है। बिहार की जलवायु में भी क्षेत्रीय विविधता दिखाई देती है। एक ही समय में बिहार के कुछ क्षेत्र जल प्लावित रहते हैं, जबकि दूसरा क्षेत्र सूखा का प्रकोप रहता है। इस प्रकार की विविधता जलवायु द्वारा निर्धारित होती है, जिसका स्पष्ट प्रभाव यहाँ की मृदा पर भी पड़ता है। तो बिहार की जलवायु शुरू करते हैं। भारत के पूर्वी भाग में स्थित बिहार की जलवायु को न केवल अक्षांशीय स्थिति बल्कि कई अन्य भौगोलिक कारक भी प्रभावित करते हैं। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है। उपोष्ण में है, अक्षांशीय स्थिति के आधार पर। उपोष्ण क्या होता है? ये पृथ्वी है, ये उपोष्ण होता है 0 से 23 डिग्री, 23.5 डिग्री तक, कर्क रेखा तक का क्षेत्र उपोष्ण जलवायु में आता है। उसके बाद मैंने क्या बोला? उपोष्ण में क्या आता है? ये उष्ण आता है। उसके बाद उपोष्ण, फिर शीतोष्ण आ जाता है। ठीक है, तो कर्क रेखा बिहार से तो नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है 23.5 डिग्री। उसके ऊपर का भाग उपोष्ण में आ जाता है, बिहार। यहाँ की जलवायु या उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में आता है अक्षांशीय विस्तार के आधार पर, इसलिए यहाँ की जलवायु उष्णाद्र मानसूनी है। उष्ण और आर्द्र मानसून, उष्ण और आर्द्र मानसूनी है। उष्णाद्र मानसूनी जलवायु अल्प वर्षा काल एवं दीर्घ शुष्क काल के लिए जानी जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित होने कारण बिहार का पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल के समान आर्द्र तथा इसका पश्चिम भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश के समान उपोष्ण है। पश्चिम बंगाल से पूर्वी सीमा लगती है, पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ पर ज़्यादा आर्द्रता है और यहाँ पर थोड़ा सा सूखापन है पश्चिमी बिहार के आसपास। जलवायु प्रदेश। क्षेत्रीय विषमता का आधार पर बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का गिरिपाद प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, मध्यवर्ती प्रदेश और रोहतास का पश्चिमी निम्न पठार प्रदेश। इन 4 भागों में बांट दिया हमने। बिहार की जलवायु को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं बिहार की जलवायु को? हिमालय की अवस्थिति। हिमालय की अवस्थिति तो पूरे भारत के ही जलवायु को प्रभावित करती है, तो बिहार की तो करेगी ही। कर्क रेखा से दूरी, कर्क रेखा से दूरी झारखंड से गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है उसका याद करने का ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। अब इसमें देख लेना, पता होगा, नहीं तो देख के बता देना। वैसे मैंने करवाया है इसका वीडियो ज्योग्राफी में, जब मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें बताया हुआ है मैंने। हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता। राज्य के 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी जोन, जिनमें 1040 से 1450 मिलीमीटर तक वर्षापात होता है। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी वाला जोन, जिसमें इतना वर्षा होता है। 8 जिले, 8 राज्य हैं भारत में जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मिट्टी बलुई दोमट वर्षापात होता है, मिट्टी बलुई दोमट है। 8 जिलों वाला उत्तर प्रदेश जोन, जिन्हें 1200 सेंटीमीटर 1700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। और मिट्टी दोमट या चिकनी मिट्टी है। अलग अलग क्षेत्र हैं, ये पहला पढ़ा हमने 13 जिलों वाला, फिर 8 जिलों वाला, फिर तीसरा है कि 17 जिलों वाला दक्षिणी जोन, जिनमें 990 से 1240 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। मिट्टी बलुई दोमट, चिकनी या चिकनी दोमट है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 से लिया गया है ये।
अगला है कि बिहार के जलवायु क्षेत्र, ये कोपेन का वर्गीकरण है। किसका है? कोपेन का। कोपेन के हिसाब से है ये, और थॉर्नवेट के हिसाब से, और ट्रीवार्थ के हिसाब से है ये। ठीक है। कोपेन के हिसाब से उत्तरी बिहार को CWG में रखा जाता है। ये अलग अलग होता है। इसने क्या किया, कोपेन ने ABCD अल्फ़ाबेट छोटा और बड़ा दोनों के आधार पर सूखा क्षेत्र को, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। जैसे इसने क्या बोला कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को मैं C बोलूँगा, उष्ण आर्द्र क्षेत्र को। ठीक। और मैंने सूखा क्षेत्र का नाम दे दिया W। तो कोई ऐसा जगह जहाँ पर कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर उष्ण आर्द्र भी है और सूखा भी है, तो उसको क्या नाम देंगे हम? CW नाम देंगे। इसी हिसाब से इसने वर्गीकरण किया। इसलिए थोड़ा सा ये दिखता है कि क्या है ये, तो यही है बस। उसने क्या किया, मान लो मैं दे दूं उत्तरी बिहार के कुछ ज़िलों का नाम दे दूं कि A है, A से आधे ज़िले ले लिए मैंने उत्तरी बिहार के, आधे का नाम रख दिया मैंने B। तो अगर मैं वर्गीकरण करूंगा, मैं अपने नाम पर वर्गीकरण, स्टडी फॉर UPSC PCS चैनल वर्गीकरण, तो क्या मैं नाम दूंगा? उत्तरी बिहार को मैं क्या नाम दूंगा? AB नाम दे दूंगा। ओके। तो इसी तरह से उत्तरी बिहार का CWG जलवायु क्षेत्र उसने रखा है। बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है कोपेन का। दक्षिणी बिहार का AW रखा है उसने नाम, कोपेन जलवायु विभाजन के आधार पर। थॉर्नवेट के हिसाब से बिहार का अधिकांश क्षेत्र CAW क्षेत्र में आता है, उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र CBW क्षेत्र में आता है। ट्रीवार्थ के हिसाब से उत्तर बिहार का क्षेत्र CAW क्षेत्र में आता है, और दक्षिण बिहार का AW जलवायु में आता है। मेन है कोपेन का, ये दोनों याद रखना। इसके अलावा एक और है जो पूरे संपूर्ण बिहार के लिए उसने यूज किया हुआ है। मिट्टी के लक्षण, वर्णन, वर्षा, तापमान, भूभाग के आधार पर बिहार में 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। किस किस के आधार पर? मिट्टी का लक्षण, वर्षा, तापमान, भूभाग के आधार पर 4 प्रमुख कृषि क्षेत्र जहाँ पर कृषि जलवायु है। कौन कौन सा? उत्तर पश्चिमी का जलोढ़ मैदान, उत्तर पश्चिमी का इधर भाग का, अगर ये बिहार है तो इधर भाग का। उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान ये हो गया। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी जलोढ़ का मैदान, ये 4 हो गए कृषि के आधार पर। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र, अब देख उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं वो देखेंगे। यहाँ का फसल प्रतिरूप देखेंगे और मृदा देखेंगे। यहाँ का फसल कौन कौन सा है? चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, ईख, आम, केला, लीची, ये फसल है। जिले कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये तो आएंगे ही। सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, लगभग में उत्तर के सारे ही जिले आ गए उत्तरी बिहार के। मध्यम अम्लीय भारी गठन, बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी दोमट तक बाढ़ प्रवण क्षेत्र है ये। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कृषि क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी जलोढ़ का मैदान। अब उधर चलते हैं, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और किशनगंज। जो उत्तर बिहार के बाकी ज़िले बचे थे वो इसमें आ गए। इसमें एक है कटिहार जो गंगा के लगभग में आसपास में पड़ता है, बीचों बीच लेकिन है ये भी उत्तरी बिहार, गंगा के ऊपर ही है कटिहार भी। हल्का से मध्यम गठन, हल्की अम्लीय बलुई से सिल्ट युक्त दोमट तक है ये। ठीक है। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, अब दक्षिणी बिहार के ज़िले में आते हैं। यहाँ का फसल पैटर्न क्या है? चावल, गेहूँ, आलू, प्याज एवं अन्य सब्जियाँ। शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बांका, मुंगेर और भागलपुर का इलाका आ जाता है इसमें। बलुई दोमट मिट्टी है यहाँ। चौथा कृषि जोन है दक्षिण पश्चिमी जलोढ़ का मैदान। चावल, गेहूं, अमरूद, मक्का, चना। कौन कौन से ज़िले आएंगे यहाँ? रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया। जलोढ़ और बलुई दोमट मिट्टी आती है यहाँ। तो अगर सीधा सीधा पूछता है कि बाढ़ प्रवण क्षेत्र कितने हैं कृषि वाले, एक है बाढ़ प्रवण, उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान, इसमें बाढ़ प्रवण लिखा हुआ है। बाढ़ इसमें भी आते हैं, तो 1 और 2 ऐसे हो जाएंगे जिसको बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आता है जो। ठीक है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र, ये देखो ये चारों हैं। ये उत्तर पश्चिमी वाला, ये उत्तर पूर्वी वाला, ये दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी प्रदेश, पश्चिम पूर्वी, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्वी हो गया। ठीक है।
तो ये चारों कृषि जोन हैं, कृषि जोन। बिहार की 3 ऋतुएं कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु और 2 ऋतु आएंगी, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। यही 3 ऋतुएं आती हैं। ग्रीष्म ऋतु, यह ऋतु बिहार में मध्य मार्च से मध्य जून तक होती है। मार्च से तापमान बढ़ना आरंभ हो जाता है। मई माह में तापमान 45 से 46 डिग्री तक पहुंच जाता है बिहार में। अप्रैल और मई में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है। कर्क रेखा बिहार से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती है, गलत दिया है, झारखंड से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है, बिहार से होकर गुजरती है, ये गलत दिया है। अतः प्रायद्वीपीय भारत के निम्न दबाव का क्षेत्र खिसकता हुआ उत्तर की ओर बढ़ता है। फलस्वरूप मार्च अप्रैल मई की अवधि में तेज गति से औसतन 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गर्म हवाएं चलती है। इसको लू कहा जाता है। कब से कब तक चलती है ये? मार्च अप्रैल मई के महीने में खूब गर्म हवाएं चलती हैं। स्थानीय कारणों से ये अधिक वेग गति हो जाती है। दिन के समय गर्म तेज हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। कभी कभी स्थानीय रूप से धूल भरी आंधियां चलती हैं, जिससे दिन की भयंकर गर्मी का प्रकोप कम हो जाता है। लू की चपेट में गंगा के दक्षिणी मैदान के क्षेत्र रहते हैं। ये गर्म हवाएं 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती हैं। लू के कारण धरती तवे की भांति गर्म हो जाता है। जलाशय एवं नदियों के पानी सूखने के कारण कहीं कहीं सूखे की स्थिति भी आ जाती है। गया जिले में सर्वाधिक तापमान रहता है। बिहार का सबसे कम और सबसे ज़्यादा तापमान एक ही जिला में जाता है, वो है गया। नॉर्वेस्टर या चक्रवाती तूफान, जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है, मई जून महीनों में आते हैं। इसका ज़्यादा असर बिहार के पूर्वी भागों में पड़ता है, जहाँ वर्षा हो जाया करती है। वर्षा के साथ ओले भी पड़ते हैं, जिसे काल बैसाखी कहा जाता है। काल बैसाखी क्यों? क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इस समय आम वगैरह के फसल जो होते हैं उनको खूब नुकसान पहुंचाती है ये, इसलिए इसको काल बैसाखी कहा जाता है। ओले भी गिरते हैं। वर्षा ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून मूलतः हिंद महासागर के दक्षिणी विस्तार में उत्पन्न होता है और अरब सागर से होता हुआ प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करता है। यही मानसूनी बिहार के पूर्वी भाग में प्रवेश करती है। पूर्वी भाग में 8 जून को एवं पश्चिमी भाग में 12 जून से वर्षा शुरू हो जाती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून के आगमन का मुख्य कारण हिमाचल के उत्तर पश्चिमी भारत के अति निम्न वायु दाब का विकास एवं विशिष्ट जेट स्ट्रीम प्रणाली को उत्तरी भारत में प्रभावी माना जाता है। क्या होता है? मानसून जब मानसून भारत में आता है ना, उसी समय की बात हो रही है ये। मानसून कहाँ से? दक्षिण पश्चिम मानसून एक आता है, एक बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। तो बिहार है, बंगाल की खाड़ी वाला मानसून ऐसे घूम के आता है। इसीलिए बिहार का जो, जैसे ये बिहार है, मानसून इधर से प्रवेश करता है बंगाल के भाग से। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी? किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा इधर के क्षेत्र में होती है, पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में। हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ प्रभावी यह मानसून चूंकि हजारों मील की महासागरीय यात्रा समाप्त करके विषुवत रेखा को पार कर आता है, अतः इसमें अत्यधिक नमी पाई जाती है। प्रायः 10 से 15 जून से 15 अक्टूबर तक का काल राज्य में वर्षा ऋतु और दक्षिणी पश्चिम मानसून का समय रहता है। राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा 180 सेंटीमीटर उत्तर पूर्वी भाग के तराई एवं उत्तरीय गंगेय प्रदेश में होता है। मतलब उत्तर बिहार का इलाका है, जो उत्तर पूर्वी बिहार का इलाका है, जिसमें किशनगंज आ गया, अररिया आ गया, इन सब में खूब वर्षा होती है। और ज्यों ज्यों पश्चिम की तरफ या दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो बिहार में वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। मैदान भागों के पूर्व में 120 से 140 सेंटीमीटर और पश्चिमी भागों में 100 से 110 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की जाती है। वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाती है। बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत 1013 मिलीमीटर है। कितना है? वार्षिक 1013 मिलीमीटर है, 1013 मिलीमीटर। यह वर्षापात मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है, जिसका राज्य के वर्षापात में लगभग 85% हिस्सा है। 85% हिस्सा बिहार किससे प्राप्त करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में आती है उसी से प्राप्त करता है। ये भारत है, मानसून इधर से ही आती है ना। इधर तो केरल हो गया, एक बंगाल की खाड़ी, मतलब भारत का अगर ये भारत है तो यहीं हिंद महासागर में इसी एरिया से आती है मानसून, अलग अलग दिशाओं में। सबसे पहले केरल में वर्षा कराती है, फिर बंगाल की खाड़ी नॉर्थ ईस्ट वगैरह में वर्षा कराती है। बिहार के किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा 85% हिस्सा रहता है। उसका अगला है कि शेष 15% योगदान जाड़ा गर्मी के वर्षा और उत्तर पश्चिम मानसून के वर्षा का होता है।
बिहार के किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा, जबकि अरवल में सबसे कम वर्षा होती है। अरवल जो है, बिहार में वर्षापात के वितरण के जिलावार रुझानों से पता चलता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिणी जिलों के अपेक्षा उत्तरी जिलों में अधिक वर्षा होती है। दक्षिणी मैदान में सूखा पड़ने का रुझान अधिक होता है और भूजल का स्तर नीचे रहता है, जो खेती के मकसद से पानी की उपलब्धता को प्रभावित करता है। दूसरी ओर उत्तरी भाग मुख्यतः बाढ़ और जल जमाव प्रवण है, जिसमें फसलों और खास करके उपज प्रभावित होती है। शीत ऋतु अब आ गया। 2 ऋतु हमने पढ़ लिया। शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक बिहार में शीत ऋतु होता है। मध्य अक्टूबर से मानसून लौटने के पश्चात नमी बने रहने से वायु ताप में धीरे धीरे गिरावट आने लगता है। अतः अक्टूबर से नवंबर तक का समय मानसून प्रत्यावर्तन का समय कहा जाना चाहिए। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। बिहार में जनवरी से सर्वाधिक ठंड पड़ती है। जनवरी में सर्वाधिक ठंड पड़ती है बिहार में। न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री से 7.5 डिग्री तक रहता है। नवंबर के प्रारंभ से ही तापमान में नमी होने लगती है। प्रायः दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवर्ती तूफान भी आते हैं, जिससे ठंड में वृद्धि हो जाती है। तूफान से वर्षा भी हो जाती है, जो औसतन 1 से 2 सेंटीमीटर तक होती है। इससे ठंड में वृद्धि हो जाती है। नवंबर का तापमान 19.6 डिग्री से 22.2 डिग्री तक रहती है, जबकि जनवरी में औसत तापमान 7.5 से 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। जनवरी में यहाँ सर्वाधिक ठंड पड़ता है। मैदानी भागों में अधिकतम तापमान 17.5 से 18 सेंटीग्रेड रहता है। मानसून का प्रत्यावर्तन अक्टूबर नवंबर माह में सूर्य के दक्षिणायन होने पर तापमान में कमी आने लगती है और उत्तर पश्चिमी वायुदाब बढ़ने लगता है। साथ ही बंगाल के खाड़ी वाले भाग में वायुदाब घटने के कारण मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी की ओर लौटने लगती हैं, जिससे मानसून का प्रत्यावर्तन होता है। रिटर्न वाला मानसून, लौटता हुआ मानसून। मानसून प्रत्यावर्तन का यह काल अक्टूबर से नवंबर तक होता है। मानसून का प्रत्यावर्तन शीत ऋतु का आगमन का प्रतीक है। मानसून जाएगी तो शीत ऋतु आएगी, शीत ऋतु जाएगी तो ग्रीष्म ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु जाएगी तो वर्षा ऋतु आ जाती है। बिहार में आपदा प्रबंधन। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन हेतु किए गए उपयुक्त कदमों से जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। बिहार भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां बाढ़ एवं सूखा दोनों का प्रकोप व्यापक स्तर पर देखा है। सूखा कैसे घोषित किया जाता है? हो सकता है कि मासिन राम, जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उसको भी सूखा घोषित किया जाए। कैसे? जैसे मान लो बिहार का एक जिला है दरभंगा, वहाँ सालाना 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये एवरेज है इस ज़िले का कि बिहार के दरभंगा में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, अगर इस बार 90 सेंटीमीटर हुई, 10 सेंटीमीटर ही वर्षा कम हुई है, कितनी? 10 सेंटीमीटर, इसको सूखा घोषित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑफिशियल कितना मान के रखा है? 100 सेंटीमीटर। इसलिए कितनी ही बार ऐसा होता है कि राज्य का एक हिस्सा, राज्य के 10 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हों और 10 ज़िले सूखे से प्रभावित हों। कितनी बार ऐसा होता है कि बाढ़ से आधा जिला प्रभावित हो और आधा जिला सूखा से प्रभावित हो। तो इसी हिसाब से सूखा निकाला जाता है कि एवरेज हम देखते हैं कि इस ज़िले में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर इस साल 80 हो गई, 20 सेंटीमीटर कम हो गई, तो हम इसको सूखा घोषित कर देते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बिल्कुल ज़मीन फटने लग गई पानी की कमी से। बिहार में आपदा अक्सर आती है। ये आपदाएं प्राकृतिक भी हो सकती हैं और मानव निर्मित भी। बिहार के 38 में से कम 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं। 28 जिले हैं, उनमें से अधिकांश उत्तर बिहार में हैं। साथ ही 8 जिले गया, नवादा, जमुई, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर और बांका सूखा प्रवण है। यहाँ वर्षा कम होती है, उतनी कम नहीं लेकिन तुलनात्मक रूप से कम होती है, और ये सभी दक्षिणी बिहार के ज़िले हैं। इसके अलावा बिहार में 38 में से 33 ज़िले सिस्मिक जोन 3, 4, 5 में आते हैं, यानी कि वहाँ पर खतरनाक स्तर के भूकंप आ सकते हैं हिमालय के कारण। 3, 4, 5 जोन में आते हैं, उसमें उत्तरी बिहार जोन 5 में आता है। इस योजना का शुभारंभ जून 2016 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना, जनजीवन और संपत्ति के नुकसान को न्यूनतम बनाना है। यह योजना सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 के 4 बिंदुओं पर आधारित है। इसके पहले आपदा प्रबंधन को लेकर ह्यूगो कार्रवाई प्रारूप 2005 को लाया गया था। देखो, आपदा प्रबंधन को लेकर जब आपदा प्रबंधन सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उसमें 2 आता है। एक आता है सेंडाई, ये नवीनतम है। सेंडाई फ्रेमवर्क ये क्या है? ये आपदा से निपटने के कुछ एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, उस हिसाब से निपटा जाता है किसी भी आपदा। 2015 में है। ये
भारत सरकार ने भी इसको अपनाया है। उससे पहले क्या काम आता था, सेंडाई से पहले ह्यूगो कार्रवाई प्रारूप 2005 लाया गया था। ह्यूगो के बाद क्या आया, सेंडाई फ्रेमवर्क। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपदा प्रबंधन किससे संबंधित, आपदा को प्रबंधित करने से। इसके अलावा एक एक्ट है NDMA एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। इसके तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है उसका चेयरपर्सन कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। जैसे जब कोरोना आया तो 2020 के मार्च महीने के बाद NDMA एक्ट लग गया था, यानी कि देश भर में जितना आपदा घोषित कर दिया गया कोरोना को, और देश में जितने फैसले होते थे उससे रिलेटेड वो सभी एक ही ले रहा था, केंद्र सरकार। इसीलिए किसी की भी छुट्टी रद्द करने, डॉक्टर का, किसी अधिकारी को छुट्टी ना देने, और काम जितने 8 घंटे का काम बना हुआ था आपसे 16 घंटे काम लिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि देश में आपदा प्रबंधन एक्ट लागू हो गया था। ठीक है, आपको छुट्टी भी नहीं मिल सकती थी, हो सकता था सरकार वेतन में भी कटौती कर ले। सारी शक्तियां इस समय प्रधानमंत्री के कार्यकारी हाथों में आ जाती है। तो हमने पढ़ लिया ये ह्यूगो कार्यरूप प्रारूप 2005 में लाया गया था। अभी कौन सा है, सेंडाई फ्रेमवर्क काम कर रहा है। सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत आपदा प्रबंधन में वैधानिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने का प्रबंधन शामिल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। यह बाढ़ लगभग नियमित घटना है यहाँ, हालांकि उसकी तीव्रता में अंतर होता है, हर साल एक ही जैसे नहीं आता है बाढ़। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68,800 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 73% है। 73% एरिया बिहार का बाढ़ प्रभावित है, बहुत बड़ा एरिया है। 94,163 वर्ग किलोमीटर टोटल है, उसमें से 68,000 बाढ़ प्रभावित है। उत्तरी बिहार का मैदानी भाग बाढ़ के लिहाजा से खासतौर पर असुरक्षित है। यहाँ की 76% आबादी बाढ़ प्रवण है। चक्रवाती तूफान से बिहार के 27 जिले प्रभावित हैं, जिनमें से प्रमुख जिले हैं बांका, जहानाबाद, अरवल और नालंदा। बिहार में बिजली गिरने की घटना प्रमुख रूप से जमुई, औरंगाबाद, गया, रोहतास, बांका और पूर्णिया जिलों में होती हैं बिजली गिरने की घटना। बिहार की मृदाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पिछले साल भी 2021-20 में भी इससे क्वेश्चन पूछा था, 21 में तो हुआ ही नहीं है। बिहार की मृदाएं किसी भी क्षेत्र की मिट्टी के निर्धारण में उस क्षेत्र में साथ ही वहाँ की जलवायु, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति, स्थलाकृति, मानव हस्तक्षेप आदि कारक भी मिट्टी निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। तापमान, वर्षा, स्थलाकृति कितनी है, कैसी है, मानव हस्तक्षेप क्या है, उच्चावच, ये भी मिट्टी के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। बिहार के पश्चिमी भाग में शिवालिक क्रम की पहाड़ी भाग है। कहाँ, ऊपर चले जाओ, बिल्कुल पश्चिमी चंपारण का भाग। जैसे शिवालिक आए तो बिल्कुल हिमालय के पास पश्चिमी चंपारण चले जाना। यहाँ नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है, नई बालू, पत्थर, क्वार्टजाइट, गोलास्म आदि पाई जाती हैं। यहाँ वनस्पतिक अवशेष और परतदार चट्टानों के अंश में निर्मित मिट्टियाँ भिन्न किस्म की हैं। बिहार के दक्षिणी पहाड़ी भाग में स्थल रूप दक्षिण के पठारी भाग, जो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग विस्तार है। बिहार का दक्षिणी भाग क्या है, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी विस्तार है, दक्षिण का भाग, इसलिए वहाँ कंकर, पत्थर और पठार छोटे छोटे मिलते हैं। खनिज वगैरह दक्षिणी भाग में ही मिलेंगे तुम्हें अधिकतर, उत्तरी भाग में खनिज मैदान में नहीं मिलते हैं, पठारी प्रदेश में मिल सकते हैं। बिहार के सीमित दक्षिणी भाग पश्चिमी काल में निर्मित चट्टानों पर आधारित मिट्टियाँ हैं। इस भाग के कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में विंध्य काल की चट्टानों से प्रभावित मिट्टियाँ हैं। कैमूर मैंने पढ़ाया हुआ है, बिहार का भौतिक विभाजन, उसमें बताया था कि विंध्याचल का भाग जो है वो कैमूर, रोहतास को टच करता है, वही बस ये कह रहा है और कुछ नहीं। विंध्याचल पहाड़ी जो है, गया के पहाड़ी भाग में आर्कियन या किरवार काल की चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां पाई जाती हैं। राजगीर, किऊल, नवादा, बांका की पहाड़ी में सैल, अग्नेय, क्वार्टजाइट चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां पाई जाती हैं। इन सब इलाकों में राजगीर, किऊल, नवादा, बांका के पहाड़ियों में सैल, अग्नेय और क्वार्टजाइट चट्टानों के प्रभावित मिट्टियां पाई जाती हैं। यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट, अगर किसी ने बिहार का भौतिक विभाजन नहीं पढ़ा है तो जाके पहले उस लेक्चर को ज्योग्राफी में पढ़ लेना, उसके बाद ये और अच्छे समझ में आएगा। ज्योग्राफी में क्या होता है ना, हर लेक्चर पिछले वाले लेक्चर से कनेक्टेड होता है, तो आप उसको नहीं स्किप कर सकते हैं। बिहार की मृदाएं, बिहार के विभिन्न भागों में मिट्टियों में जलवायु संबंधी परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। वर्षा, आर्द्रता एवं तापमान के वितरण से यहाँ के मिट्टियों के गुणों को निर्धारित किया गया है।
उत्तर पूर्वी भाग में खासकर पूर्णिया, कटिहार या किशनगंज जिलों में अत्यधिक नमी रहती है, जिस कारण यहाँ लाल मिट्टी का निर्माण होता है। अत्यधिक नमी से यहाँ पर लाल मिट्टी का निर्माण होता है। कहाँ कहाँ पर? पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में। निर्माण प्रक्रिया के दृष्टि से बिहार में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। निर्माण प्रक्रिया, तापमान की बात नहीं हो रही। अवशिष्ट मिट्टी, प्रवाही या जलोढ़ मिट्टी। अवशिष्ट मिट्टी का निर्माण स्थलीय चट्टानों से होता है, जबकि जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से बनती है। अवशिष्ट मिट्टी जो है, अवशिष्ट ये अपरदन से बनती है, जबकि जो जलोढ़ है, जो नदियाँ अपने साथ गाद लाती हैं, वो जब छूट जाती है तो जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। ये होता है खादर और बांगर, 2 तरह के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी को थोड़ा समझते हैं। एक होता है बांगर। पुरानी जलोढ़ मतलब बहुत साल, 50 साल 20 साल पहले जलोढ़ लाकर छोड़ दिया, वो बांगर है। जो नया नया साल, 1 आध साल पहले 2 साल पुराना है, वो खादर कहलाती है। दोनों ही बहुत उपजाऊ होती हैं। तो एक हो गया जलोढ़। और अवशिष्ट से बनी मिट्टी क्या होती है? स्थानीय चट्टान से जो। और दूसरा क्या होता है? जलोढ़ से बहाकर लाई गई मिट्टी। एक अवशिष्ट वाली, दूसरा जलोढ़ वाली। बिहार सरकार ने कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा भौतिक, रासायनिक तथा संरचनात्मक विशेषता के आधार पर यहाँ की मृदा को 3 भागों में बांटा है। बिहार सरकार ने कितने भागों में बांटा है? 3 ऑफिशियल। गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा, दक्षिण पठार की मृदा। बिहार सरकार ने बड़ा सिंपल तरीके से बांटा। ये बिहार के बीचों बीच से लगभग गंगा बहती है। उसने बोल दिया गंगा के उत्तरी मैदान में 1 प्रकार की मृदा पाई जाती है, गंगा के दक्षिणी मैदान में 1 प्रकार की मृदा पाई जाती, 2 हो गई। और पठारी जो बिहार का प्रदेश है, लगभग बिल्कुल दक्षिणतम इलाका, यहाँ पर तीसरी मृदा पाई जाती। बहुत सिंपल, ठीक है। अगला है गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा। अब जो बिहार सरकार ने बांटे ऑफिशियल, उसमें देखते हैं उत्तरी मैदान में क्या है। उत्तर बिहार की मिट्टियाँ दक्षिण बिहार की मिट्टियों की तुलना में कुछ भिन्न है, क्योंकि इनकी निर्माण प्रक्रिया नवनिर्मित हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों से प्राप्त शैलों के अंश, हिमालय वनस्पति के अंश, सदाबहानी नदियों से प्रभावित। सीधा सीधा सा एक बात में, इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं। उत्तरी बिहार का जो है, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बह रही हैं, जो हिमालय से सारी मिट्टियाँ ला के यहाँ पर जमा कर देती हैं। इसीलिए इसको उत्तरी बिहार का उत्तरी मैदान का मृदा कहा गया है। बस और कुछ नहीं है इसमें, यही खास है। सदाबहानी नदी वगैरह सब जो हमेशा बहती रहती है। बालू के जमाव से मिट्टियों की गुणवत्ता में ह्रास कम होता है। प्रत्येक वर्ष कांप और बालू का जमाव, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष नई नई मिट्टी आती जाती है, इसलिए यहाँ की मिट्टी कभी अनुपजाऊ नहीं होती है, हमेशा अधिक उत्पादन होता रहता है। गंगा नदी के उत्तर में स्थित जलोढ़ मैदान में मिट्टी निर्माण के अवसादी पदार्थ, पूर्व में कोसी, महानंदा, मध्य भाग में अधवारा नदी तथा पश्चिमी भाग में गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा है। इसकी सहायक नदियों के निक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं। ये गंगा नदी है, इधर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, इधर महानंदा और पता नहीं कौन कौन सी नदियाँ बहुत सारी मिलती हैं, ठीक है। यही बोला है इसने। हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा भौतिक विखंडन से उपलब्ध बालू तथा गाद मैदान भागों में अवसादों के रूप में जमा किए जाते हैं। उत्तरी मैदान की मिट्टियों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान की मिट्टी को भी 4 भागों में बांट दिया है। अवशिष्ट मिट्टी, तराई मिट्टी, नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी। अवशिष्ट मिट्टी क्या होता है? बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग, खासकर पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। अवशिष्ट मिट्टी धान और गन्ना के लिए अनुकूल है। तराई मिट्टी क्या होगा? तराई मिट्टी का निर्माण हिमाचल से, ये हिमालय पर ना, इस बुक ने बहुत जगह हिमालय को हिमाचल लिखा है, नदियों द्वारा लाए अवसाद या तलहटी पदार्थों के एकत्रीकरण और अवसादन से होता है। इस प्रकार की मिट्टी नेपाल सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण की पहाड़ियों तक 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। तराई क्या होता है? पहाड़ के नीचे ठीक होता है भावर प्रदेश, भावर के नीचे तराई प्रदेश। तो तराई ये थोड़ी सी उत्तरी बिहार के ऊपर आसपास चौड़ी 7-8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, इसमें ये मिट्टी पाई जाती, तराई मिट्टी। किशनगंज में इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा 50 किलोमीटर से अधिक हो जाती है। इस मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक रहती है। ये मिट्टी अम्लीय और हल्के गठन की होती है। एसिडिटी होती है इसमें एसिड, ये इसमें अम्लीय मृदा है। ये इसका नेचर एसिडिटी वाला होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, अम्लीय होती है। तो पूछेगा कि कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है एसिड, तो इनके तुलना में तो तराई मिट्टियों में होता है, एसिडिक होते हैं नेचर में, एसिडिक, ठीक है।
नवनिर्मित जलोढ़ भांगर मिट्टी। तराई के दक्षिण में नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र प्रारंभ होता है, जिसे यहाँ भांगर कहते हैं। इस मिट्टी का क्षेत्र उत्तरी बिहार में बाढ़ का मैदानी भाग है। बाढ़ का पानी के फैलाव से भूमि को उर्वरा शक्ति मिलती है। इस तरह की मिट्टी गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा घाटी के बाढ़ग्रसित क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्र सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिलों में पाते हैं। खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा जिला में नवनिर्मित जलोढ़ भांगर मिट्टी। कहाँ कहाँ पर जिले के नाम पूछता है, बीपीएससी ने पूछा है कितनी ही बार मिट्टी से क्वेश्चन। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। मैं खगड़िया को बार बार खरगिया पढ़ रहा हूँ, खगड़िया। दोमट मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी उत्तरी बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में छोटी छोटी पट्टियों में पाई जाती है, दोमट मिट्टी। लेकिन घाघरा, गंडक, दोआब के दक्षिणी भाग में, खासकर सारण जिलों के गंगा तटीय भाग एवं दियारा क्षेत्र में, गंडक नदी के दक्षिणी घाटी क्षेत्र में, खासकर वैशाली जिला में, जहां तंबाकू की खेती की जाती है, दोमट मिट्टी का जमाव मिलता है। मुजफ्फरपुर में लीची के बागान का क्षेत्र, खगड़िया जिले में इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। कोसी तथा महानंदा नदी के घाटी क्षेत्र में दोमट मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा। अब ऊपर का पढ़ लिया हमने, अब गंगा के दक्षिण में चलते हैं। दक्षिणी बिहार की मिट्टियाँ उत्तरी बिहार की मिट्टियों से भिन्न होती हैं, क्योंकि उत्तरी बिहार में मिट्टियों का निर्माण हिमालय पहाड़ के गाद से होता है। तराई क्षेत्र के वनस्पति सदानीरा नदियों के कारण होता है, परंतु दक्षिणी बिहार की मिट्टियों के निर्माण से छोटा नागपुर पठार, गोंडवाना लैंड के निर्मित चट्टान की भूमिका रहती है। देखो ऊपर वाला जो बिहार का भाग, उसमें तो हिमालय के कारण वैसा मिट्टी पाया जाता है। अब नीचे वाले में छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर से भी बहुत सारी नदियां आती हैं, या इसका प्रभाव यहाँ के दक्षिणी बिहार के मिट्टी में दिखता है। बस ये यही कह रहे हैं। दक्षिणी गंगा के जलोढ़ मैदान में छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियां अवसादों का निक्षेप करती हैं, अतः मिट्टी में बालू के कण पाए जाते, जबकि मैदानी भागों में मिट्टियों में चूना कंकर अधिक मिलता है। दक्षिणी बिहार के मिट्टियों को भी 4 भागों में बांटा हमने: कगारी मिट्टी, टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी। जैसे ऊपर को 4 भागों में बांटा था, वैसे नीचे वाले को भी 4 भागों में बांटा है। कगारी मिट्टी गंगा, सोन तथा अन्य सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन से मिट्टियां कुछ भिन्न हो गई हैं। खासकर दियार क्षेत्र की मिट्टियों में बालू के अंश अधिक पाए जाते हैं तथा कगारी भाग में दोमट किस्म की मिट्टी पाते हैं। सोन नदी के प्रभाव क्षेत्र में लाल बालू का प्रभाव दिखता है, जबकि पुनपुन के प्रभाव क्षेत्र में कांप की प्रधानता अधिक पाते हैं। टाल क्षेत्र की मिट्टी, इस क्षेत्र की मिट्टी दूसरा है, ये दक्षिण बिहार के अन्य भागों की तुलना में भिन्न गुणवत्ता वाली होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रभाव पड़ता है। यह हल्के लाल रंग की होती है। पूर्वी पटना से लेकर मुंगेर तक टाल के क्षेत्र में मिलती है। यह लोम केवल मिट्टी है, यह काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक है, टाल क्षेत्र की मिट्टी। अगला है पुरानी जलोढ़। इस प्रकार की मिट्टी दक्षिणी बिहार के उन भागों में पाई जाती है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। यह एक भारी मिट्टी है जिसमें कांप की बहुलता होती है, कांप की। इस प्रकार की मिट्टी मगध के मैदान, भोजपुर, भागलपुर के मैदानी भागों में पाते हैं हम पुरानी जलोढ़। अवशिष्ट मिट्टी है अंतिम। इस प्रकार की मिट्टी दक्षिणी बिहार के खासकर छोटा नागपुर पठार से सटे पहाड़ी भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी कैमूर के पहाड़ी, गया के पहाड़ी, नवादा के पहाड़ी, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर के कुछ भाग, बांका जिले में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू के कण पाए जाते हैं अवशिष्ट में। अब है दक्षिणी पठार की मृदा। 3 भागों में बांटा गया था, याद है। उत्तरी बिहार ऑफिशियल जो बिहार सरकार ने बांटा है, उत्तरी बिहार की मिट्टी, दक्षिणी बिहार की मिट्टी और दक्षिणी पठार की मिट्टी। तो अब दक्षिणी पठार की मृदा पर हम लोग आ गए हैं। दक्षिणी बिहार के संकीर्ण पठारी भागों में जो अवशिष्ट मिट्टी मिलती है उसका रंग मुख्य रूप से लाल एवं पीला होता है। पठारी भाग का दक्षिणी पठारी मिट्टी के मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है: लाल मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। एक है लाल मिट्टी, एक लाल पीली, दोनों है। लाल मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा के क्षेत्रों में लौह अयस्क की क्रिया के कारण हुआ है। क्या होता है ना कि जहाँ अधिक वर्षा होता है वहाँ जब बारिश होती है खूब, तो पानी के साथ
और मिनरल्स जो होते हैं वो रिस कर नीचे चले जाते हैं, लेकिन लोहे के कण बड़े आकार के होते हैं तो ये रिस कर नीचे नहीं जा पाते हैं। इसीलिए मिट्टी पर लोहे के कण की प्रधानता हो जाती है, जिससे क्या होता है, जब लोहा का कण इकट्ठा होता है तो इसके कारण मिट्टी लाल रंग की हो जाती है। बाकी सारे मिनरल्स तो बह के नीचे चले गए रिस कर, लेकिन लोहा ऊपर ही रह जाता है, इसीलिए लाल कलर दिखता है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये दिखता है। कहाँ कहाँ पर अब दिखेगा? मुंगेर के खड़गपुर के पहाड़ी क्षेत्र में, नवादा, शेखपुरा, बांका, जमुई, भागलपुर जिलों में पाया जाता है। इस मिट्टी में छोटे अनाज की खेती की जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा के क्षेत्र में होता है। लाल और पीली मिट्टी नेक्स्ट चलते हैं। मोटे अनाज इसमें खूब उपजते हैं। मोटे अनाज, लाल और पीली मिट्टी। इस मिट्टी में लौह तत्वों की प्रधानता के कारण इसका रंग भी लाल होता है। यह मिट्टी कैमूर, पठार, गंगा, सोन, दोआब के संधि स्थल पर भी पाई जाती है। पठारी भाग में भी पाई जाती है, पहाड़ी भागों में भी, जहाँ पर वर्षा अधिक होगी, जैसे भी पठारी पहाड़ी भाग होगा तो वहाँ लाल मिट्टी दिखती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई तथा बांका जिलों में मिलती है। पीलापन लिए हुए इस लाल रंग की मिट्टी में जल संग्रहण करने की क्षमता कम होती है। जल संग्रहण क्षमता कम होती है। इस मिट्टी में दलहन, तिलहन, मोटे अनाज अधिक होते हैं। जब भी जल ग्रहण क्षमता कम होगी मिट्टी की तो वहाँ दलहन, तिलहन और मोटे अनाज होंगे। जब जल ग्रहण क्षमता अच्छी होगी तो वहाँ चावल होते हैं, गेहूँ होते हैं, ये सब फसलें होती हैं। मिट्टी से संबंधित अगर किसी को एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है ज्योग्राफी का, तो मैंने करवा दिया है कृषि का पूरा एमसीक्यू, जाके कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी, बीपीएससी के लिए भी। बिहार में मृदा से संबंधित समस्याएं क्या हैं? नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पड़ने वाली वनस्पति के नष्ट हो जाने से अनियंत्रित पशुचारण क्या होता है? पेड़ पौधे कट गए, खूब सारा पशुचारण, पशुओं को जब खूब चराया जाता है उससे मिट्टी का अपरदन होता है, ठीक है, मिट्टी खराब हो जाता है। नहर सिंचाई, नहरों से जब अधिक रूप में अधिक सिंचाई होती है नहरों से, तो मिट्टी लवणीय हो जाती है, सॉल्ट लवणीय हो जाती है, जो मिट्टी खराब हो जाती है। और क्या सब हो रहा है? पहाड़ी ढालों पर होने वाले कृषि अभियांत्रिकी, खनन इस राज्य की उपजाऊ मिट्टी को भूपृष्ठीय आवरण को काफ़ी हानि पहुंचाई है। मृदा अपरदन के कारण नदी घाटियों में अवसादन या बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। मृदा अपरदन की समस्या से बिहार का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। व्यावसायिक कृषि कार्य के कारण बिहार की मिट्टियाँ निरंतर समस्याओं से ग्रसित होता जा रहा है। व्यावसायिक कृषि यानी कि खूब उत्पादन करने के लिए खूब सारा खाद डाल दिया हमने खेत में, उत्पादन तो हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, उसके बाद उत्पादन कम हो जाएगा। खाद कितना भी डालो उत्पादन नहीं हो पाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं। 30% भूमि व्यावसायिक कृषि के कारण बिहार के लगभग 30% भूमि समस्याग्रस्त है। पहाड़ी पठारी भागों में अपक्षरण का मुख्य कारण तटबंध कटाव, नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। इस समस्या के लिए कोसी नदी कुख्यात है। वो कोसी नदी मार्ग परिवर्तन कर अभी बह रही है यहाँ, अगर उसका मूड आया तो ऐसे बहने लग जाएगी। अब ये इलाका बाढ़ ग्रसित। कोसी नदी कुख्यात है। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन से मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया आदि जिले प्रभावित रहते हैं। महानदी, घाघरा, गंडक और गंगा नदी के किनारे को काटती है। मतलब नदियों में जब मिट्टी खेती की ज़मीन है, मान लो जैसे ये नदी बह रही है और ये सभी खेती के इलाके हैं, धीरे धीरे नदी क्या होने लग जाती, चौड़ी होने लग जाती है और इन इलाकों को भी अपने इलाके में शामिल कर लेती है। तो यहाँ पर घर खेत जो भी रहते हैं वो नदी के भाग में आ जाते हैं। बस इसी को समझा रहा था ये। कैमूर, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, बांका आदि जिलों में पहाड़ी भागों में मिट्टी अपक्षरण की समस्या है और यहाँ अपक्षरण नदियों के कारण होते हैं। बिहार में मिट्टी क्षरण, चादरी कटाव, नालिका कटाव, मिट्टी कटाव रूपों में क्रियाशील होती है। ये अलग अलग कटाव के तरीके होते हैं। एक कटाव होता है कि बाढ़ आया, ऊपरी परत उड़ा के ले गया। एक आया कि साइड से पूरा काट के मिट्टी ले गया। ये अलग अलग कटाव होते हैं। जहाँ वर्षा अधिक होती है तथा वनस्पतियों का अभाव होता है, फलस्वरूप उपजाऊ भूमि बंजर में बदलती जाती है। पेड़ के काटने से सिर्फ पेड़ पौधों का ही नुकसान नहीं होता, उस जगह की मिट्टी धीरे धीरे पानी बहा कर लेके चली जाएगी। बिहार में 431.72
4.6 हेक्टेयर भूमि 4.6% हेक्टेयर भूमि बंजर और अकृषि है। इसलिए बिहार सरकार ने जमीन में अंतर्निहित उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए जैविक कृषि का प्रोत्साहन तृतीय कृषि मैप का अंग बनाया है। 2017 से 2022 के लिए बिहार सरकार योजना चला रही जैविक कृषि का। बिहार में सर्वाधिक बंजर अकृषि भूमि क्षेत्रफल जिलेवार याद कर लेना। इस आंकड़े को कभी भी मूड घूमा बीपीएससी का तो उठा के पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा ज़मीन कहाँ पर खराब है जिलों वाइज। तो बांका जिला में सबसे ज़्यादा है 14%, जमुई में 28.6 तो यानी कि 9.4%, गया में 5.6%, वैशाली में 12%, शेखपुरा में सबसे कम 1.6% बंजर भूमि और कृषि भूमि है जहाँ कृषि नहीं की जा सकती। तो बांका, जमुई, गया, वैशाली, शेखपुरा और शेखपुरा में सबसे कम है। मृदा क्षरण के उपाय। अब मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सकता है? जब भी ज्योग्राफी या इकोलॉजी में कोई भी समस्या पूछे सबसे पहले बोलना पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। आधी समस्या तो पेड़ लगाने से खत्म हो जाती है। परती भूमि पर घास व पेड़ पौधे लगाकर मृदा कटाव को रोकना। पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण कर लो। परिरेखीय जुताई या पट्टी कृषि पद्धति पर बल दो। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करना। देखा होगा सीढ़ी नुमा खेत, देख लेना सर्च करके, बहुत सुंदर दिखता है वो। तीव्र ढलान पर अवरोधक बांध का निर्माण ताकि अवनालिका अपरदन को रोका जा सके। फसल चक्र की प्रक्रिया अपनाकर मृदा की उर्वरता को बनाए रखने का प्रयास। अतिचारण पर नियंत्रण। पशुओं के अतिचारण से भी मृदा अपरदन होता है। वृक्षारोपण के माध्यम से वायुरोधक प्रणाली का निर्माण। खेतों के मेड़ पर अगर पेड़ लगा देने से, ऐसे पेड़ जो छायादार कम हो, तो क्या करते हैं, हवाओं को तो रोकते हैं, स्पीड तो कम ही कर ही देते हैं। बिहार की मृदाएं एवं उनके प्रमुख क्षेत्र। तराई, अब ये बहुत सुंदर चार्ट दिया है। तराई क्षेत्र रेत व कंकर युक्त भूरा एवं हल्का पीला। चंपारण, किशनगंज, धान, पटसन एवं गन्ना। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाल सुंदरी, चूना व क्षारयुक्त गहरा भूरा एवं सफ़ेद। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूँ मैं। बाल सुंदरी पूछा है कहाँ कहाँ पर, ये इसका देखो, चूना और क्षारयुक्त गहरा भूरा सफ़ेद होता है। सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा, सारण। गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू इसमें उत्पादन कर सकते हैं। खादर या नवीन जुलौड़, चूना व क्षार की कमी, गहरा एवं काला रंग का होता है। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर। जूट, गन्ना, गेहूं, धान, मक्का, चना और अरहर यहाँ उपजा सकते हैं। बांगर या पुरानी जलोढ़ टाल, क्षारीय एवं अम्लीय, गहरी भूरा धूसर रंग। गया, पटना, रोहतास के इलाकों में। धान, गेहूं, अरहर, बाजरा, ज्वार। बलथर मिट्टी, रेत एवं कंकर युक्त अम्लीय लाल होता है ये। पटना, बाढ़, मुंगेर, भागलपुर, कैमूर क्षेत्रों में ये मिट्टी मिलती है। ज्वार, बाजरा, अरहर। देखो इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। सबके पास बिहार का मैप होगा, तो चिट आती है ना चिपकाने वाला, उस चिट को चिपका देना। जिन जिन इलाकों में ये दिख रहा है वहाँ पर चिपका देना कि यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, या तो उस कलर के स्केच पेन से वहाँ पर मार देना। ठीक है। बिहार का एक मिट्टी वाला मैप भी होता है, जिसका मैं भी एक दिन वीडियो बना दूंगा, मिट्टी का, जिसमें अलग अलग मिट्टियों का अलग अलग कलर से दिखाया हुआ रहता है। इस तरह के मैप कलर प्रिंट करवा कर अगर चिपका सको तो दीवार पर चिपका लेना, नहीं तो मोबाइल में ज़रूर देख लेना एक आध बार, जिससे दिमाग में छप जाए कि अच्छा हरा कलर में अगर दिखाया है मान लो बाल सुंदरी को, तो ये सभी देखो, एक सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा, सारण। अगर मैं बिहार का मैप चौकोर में बनाऊँ तो ये इस इलाके के हैं, ये सारे के सारे ज़िले ऐसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं। चंपारण से शुरू करके फिर ऐसे मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा, यहाँ पर सारण, थोड़ा छपरा का इलाका, इन सब इलाकों में पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग तरीक़ों से याद करना होता है। इसको याद किसी भी हालत में कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगला है प्रश्न योग्योपी प्रश्न, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।